गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग अपने आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, पंचायतों का चुनाव करवाना, बिल्कुल सही। ये जो पंचायतों का चुनाव करवाना है ये आपका भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि जो राज्य चुनाव आयोग होता है उनका होता है। अब हम बात कर लें, और दूसरा ऑप्शन क्या है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, ये सही है। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दल का पंजीकरण, बिल्कुल। अब बात कर लें भारतीय चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का डिस्कशन भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 से 329 तक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन। तो देखिए संविधान के विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ कौन ग्रहण करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा जब शपथ की बात आती है तो हम लोग अगर किस आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, अगर वो बात करें तो वो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 60 है। और जब महाभियोग की बात करेंगे तो महाभियोग जो है वो कहाँ है, तो महाभियोग आर्टिकल 61 में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 73rd संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब लागू हुआ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीटेड है और अब आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। पंचायती राज दिवस भी हम लोग मनाते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ऑप्शन है 21 अप्रैल 1992, 20 अक्टूबर 1993, 20 अक्टूबर 1992 और 24 अप्रैल 1993। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब कोई लोकसभा मेंबर, कम से कम 50 लोगों का उसमें सपोर्ट चाहिए, वो लोग मिलकर अगर ये कहें कि जो सरकार अभी चला रही है, सरकार चला रही है मतलब जो लोकसभा में मेजोरिटी में है, उनके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा कि वो मेजोरिटी में है या नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिए बहुत ध्यान से कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कारण नहीं बताते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई आप पे अविश्वास नहीं, मतलब विश्वास नहीं रहा कि आप अब मेजोरिटी में हैं, आप सरकार चला सकते हैं। फिर उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद डिसाइड हो जाता है कि सरकार मेजोरिटी में है या नहीं है। यही चीज़ सेम हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 डेज में गिर गई थी, 13 दिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो आप बात समझिएगा, विधान परिषद की बात कर रहा है, विधानसभा की बात नहीं कर रहा है। विधान परिषद में टोटल 1/6 सदस्य जो होते हैं उनका जो होता है क्या बोलते हैं, नामित करता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। नामित करने का मतलब है जैसे हम लोग 12 जो है राज्यसभा में जो नामित करती है राष्ट्रपति, सिमिलरली वैसे ही 1/6 सदस्य को राज्यपाल नामित करता है, मतलब उनका वोटिंग नहीं होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी तरीके से इनका वोटिंग नहीं होता है। तो टोटल 1 में से अगर 1/6 हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें तो टोटल 5/6 होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कुल कितने सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो 1/6 को तो नामित कर देते हैं सीधे सीधे, तो बचा कितना, 5/6। जब आप 1 - 1/6 करेंगे तो 6 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6 ऐसे लोग होंगे जिनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है 35, 36, 39 और 40। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सिक्किम है ना, तो ऑप्शन को अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, एक आता है 36। तो मोर और लेस सिमिलर है, आधा आधा का उच्चारण यहाँ भी है यहाँ भी है। मैंने ये ट्रिक आपको बताया था कि सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, 36वां संविधान संशोधन। अच्छा ये हुआ कब था, ये हुआ था 1975 को। कब हुआ, 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति, ये थे पंचायती राज से रिलेटेड। तो पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर जब आप
सी और डी दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा किसी स्तर पे कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये जो है आपका शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो आपका शामिल नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन को सपोर्ट किया गया था इसमें अशोक राय मेहता समिति में, और इसमें कह रहा है किसी प्रकार का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा गलत था। बाकी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, बिल्कुल सही है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान अनिवार्य शक्ति हो, बिल्कुल सही बात है। टैक्स कलेक्शन का अधिकार हो, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। तभी जाकर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया आपका। क्लियर। तो ये जो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए ये गलत है, मतलब यही आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही आपको मिलाने के लिए बोल रहा है। देखिए ये आपका 16 महाजनपद में से 5 का नाम दिया है और पांचों का नाम मिलाना है और उसकी राजधानी से मिलाना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी थी आपकी गिरिब्रज, जो आपका ऑप्शन नंबर ई है वो यहाँ 3rd में होगा। ई का 3rd आपको ये दोनों दिख रहा है, यानी कि आप पहला जानना होगा मल्ल की राजधानी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मल्ल की राजधानी क्या होगी, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, ये आपका ए है, यानी कि 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, वो सही होगा। अब मल्ल की राजधानी कुशीनगर हो गई, तो कंबोज की क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर कंबोज का देखिए हाटक नज़र आ रहा होगा, ये कंबोज की राजधानी है। फिर असमक की राजधानी क्या होगी, असमक की राजधानी पोटली होगी, ये आपको नज़र आ रहा है। और फिर पांचाल का क्या है, तो पांचाल का आपका यही छत्र होगा, ये आपका डी नज़र आ रहा है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 4, 2, 1, 5, 3, यही आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। आपको सिर्फ 2 कोई अगर अच्छे से याद रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। पहला तो मगध की राजधानी हमको पता है गिरिब्रज थी, और मल्ल की राजधानी क्या थी, तो मल्ल की राजधानी थी आपकी कुशीनगर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, मतलब पूछ रहा कनिष्क के दरबार में नहीं था। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पतंजलि। आंसर क्या होगा, आंसर होगा पतंजलि। पतंजलि बेसिकली एक शुंगकालिक विद्वान थे, शुंगकालिक मतलब शुंग शासन था, और कनिष्क क्या थे आपके, कुषाण वंश के थे। किसके, कुषाण वंश के। कुषाण वंश के प्रतापी शासक में से एक थे कनिष्क। और जब बात कर ले हम लोग कुषाण वंश का, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे, कुजुल कड़फिसेस प्रथम। ठीक है, कनिष्क के ही शासनकाल में आप लोग शक संवत की शुरुआत हुई है कनिष्क के शासनकाल में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बात करें तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ है, तो 570 AD में हुआ है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो लगभग 42 साल की उम्र में, मतलब 612 ईस्वी में। और जब हम बात करेंगे हिजरी संवत की शुरुआत, तो याद रखिएगा इसकी हुई थी 622 AD में, जब वो मक्का से मदीना पैदल चल के जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। क्लियर। और ये जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हीरा नामक गुफा में हुई थी 612 में। इतना डेटा मैं हमेशा आपको बताता हूँ मोहम्मद पैगंबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वापस से आपको मिलाना है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य जो है वो आपके पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है, यानी कि ए का सेकंड आपको नज़र आ रहा होगा अगेन बी और सी में। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं रामानुज के बारे में। तो आपने रामानुज के बारे में सुना होगा, ये कौन है, ये विशिष्टाद्वैतवाद वाले हैं। फिर जब बात करें शंकराचार्य, इनका आप याद रखिए, जब बात करेंगे शंकराचार्य का तो ये अद्वैतवाद में है, ये एकदम सीधा सीधा नज़र आ रहा होगा। तो 4 का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में है, किसमें, सी में है। अगर हम लोग को सिर्फ शंकराचार्य भी याद रहते तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकल जाता, लेकिन ये सारा जो आपका डेटा है जो आपको बिल्कुल याद नहीं होता, इन सबको एक जगह लिख कर उसको अच्छे से याद कर जाइए, सो दैट कि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसको कंफर्म टिक आउट कर लें, है ना। सिर्फ सेट को देखते रहने से याद नहीं होगा, या तो इसी सेट को आप एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो हम लोग को पता है कि बिहार में 1857 में जो कुंवर सिंह हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है कि 80 साल के कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जो एक जमींदार थे, उन्होंने क्या किया था, 1857 के विद्रोह में एक मुख्य भूमिका निभाई थी बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नीचे दिए गए कालक्रम पे मतलब उसको अरेंज करना है टाइमिंग के अकॉर्डिंग और ऑप्शन में चूज़ करना है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद हुआ। अब देख लेते हैं हम लोग बंगाल विभाजन प्रभावी। तो देखिए जब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन का तो ये बात होता है 1905 से, ठीक है, पहले अनाउंस होता है फिर बाद में इनेक्ट होता है। तो 16 अक्टूबर जो है वो डेट था, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन क्या हुआ, प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित करना। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहला वाला में कोलकाता कर लीजिए, कोलकाता से दिल्ली, क्योंकि कभी दिल्ली से कोलकाता ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण ये हुआ 1911 ईस्वी में। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट बात करें कांग्रेस का विभाजन तो 1907 ईस्वी में हुआ है और मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ है। अब हम लोग बात कर लें कालानुक्रम क्या है, तो पहला 1905 यानी कि पहला का पहला, ठीक है, सब में है। सेकेंड 1906 होगा मुस्लिम लीग यानी फर्स्ट का 4, ये देखिए आपका इसमें और इसमें नज़र आ रहा है और दोनों का दोनों आंसर आपको सही सही नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आंसर या तो सी मार लीजिए या डी मार लीजिए, दोनों ही ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, लेकिन याद रखिएगा कोलकाता से दिल्ली राजधानी का ट्रांसफ़र 1911 में हुआ है। 1911-1912 है ना, वो 1911 के लास्ट में जो है आपका जो 26 दिसंबर था उस डेट या 24 दिसंबर डेट को राष्ट्रगान गाया गया था। जॉर्ज पंचम जो 5वें उनके राजा थे वो आए थे उन्हीं के समारोह में और तभी अनाउंस किया गया था बंगाल विभाजन रद्द करना भी और जो कैपिटल था वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करना। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र में दी गई थी। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को जो फांसी दी गई थी वो दी गया था काकोड़ी ट्रेन षड्यंत्र में, षड्यंत्र केस में। ठीक है, काकोड़ी षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, जो आपका लूट लिया गया था एक ट्रेन को जिसमें काफ़ी सारा एसेट्स था। ठीक है, और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि अभी रिसेंट का ये न्यूज़ है कि काकोड़ी जो कांड हम लोग पहले बोलते थे उसका नाम बदलकर काकोड़ी ट्रेन एक्शन हो गया है, ट्रेन एक्शन हो गया है, काकोड़ी एक्शन हो गया ट्रेन एक्शन, क्योंकि काकोड़ी कांड एक नेगेटिव दिखाता है और हम लोगों के लिए ये प्राउड की बात है कि हम लोगों ने सरकारी खजानों को लूट लिया था, है ना। और ये हुआ कब था, याद रखिएगा, ये हुआ था 1925 में। इसी के इल्ज़ाम में जो है अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देखिए ये सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार किसने सबसे ज़्यादा किया भारतीय इतिहास में, और साथ ही साथ देसी वस्तुओं को बनाना सीखा। जो चरखा चलाने वाले बाबा कौन है, वो हैं महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया। तो देखिए अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल शासक में कब मिलाया है, राज्य में, साम्राज्य में, 1590, 1576, 1575 और 1572। तो आंसर क्या होगा, 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मिला लेने का मतलब है कि उसको जीत लिया, सीधा सीधा ऐसे समझिए, और दोनों का प्रशासन एक साथ देख रहा था। नेक्स्ट है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। अच्छा, स्वायत्त शासी पंचायतों का मतलब है खुद से आप जो है इनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में जो अशोक मेहता कमेटी थी उन्होंने ये भी बताया था कि ये लोग अपना टैक्स का कलेक्शन खुद ही कर सकें। तो टैक्स कलेक्शन खुद करेंगे तो खुद से ही अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, छोटा मोटा जो भी है। तो यही पूछ रहा है कि गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से स्वचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है। ऑप्शन में देखिए ये सभी के सभी क्या हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है ना, जिसको कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास कह सकते हैं। तो इनमें से किन्होंने किया है, तो इन्होंने किया है द्रविड़ों ने। ठीक है, चलें, और जब इसकी बात करेंगे द्रविड़ों ने तो याद रखिएगा एक और क्वेश्चन बनना था कि कौन सा जो है आपका वो चोल शासक है, कौन से चोल शासकों ने किया था, ये भी कुछ दिन पहले आया था। तो पंचायती राज का जो इनिशियल जो आपका साइन दिखता है भारतीय इतिहास में वो चोल शासकों द्वारा और द्रविड़ों द्वारा दिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जैसे ही आता है तो हम लोग को सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो लास्ट सेट में पढ़े थे वो मैं आपको बता दूं, वो था आपका 1780 से 84 था। ये था कब, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। और उस समय बताया था कि इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे,
भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल तो मैंने बताया था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से 1784 रहे थे। लास्ट सेट में मैंने आपको रिवीजन कराया था, ठीक है। और ये जो हुआ था, ये हुआ था मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। किससे? मंगलोर की संधि से। मैं ये जितनी बातें कर रहा हूँ ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग पहले पे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो जीता था हैदर अली। और अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को, है ना, कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। तो पहला मद्रास की संधि, ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका मंगलोर की संधि। ये ध्यान में रखेंगे। पहला था आपका 1767 से 69 तक, और दूसरा था 1780 से 84 तक। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, सर विलियम जोन्स, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सर विलियम जोन्स। ये आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो आपका कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कालिदास की ही रचना है ये। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो देख रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो लगभग 2430 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 2430 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये आपका शहर दे रहा है और नदी का नाम दे रहा है कि कौन सा शहर किस नदी के आसपास है और कौन सा नहीं है। तो आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका राप्ती नदी है गोरखपुर सही है, सतलज लुधियाना के बगल में सही है, ताप्ती सूरत के बगल में सही है। जबलपुर सोन नदी के आसपास नहीं है। याद रखिएगा, जबलपुर नर्मदा नदी के आसपास है। कहाँ है? नर्मदा नदी पे बसा हुआ शहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो देखिए ज्वार भाटा दो होता है। ज्वार का मतलब ऊपर चढ़ना, भाटा का मतलब नीचे आना। लघु का मतलब कम हाइट तक वेव का ऊपर जाना, और दीर्घ भी होता है जिसमें मैक्सिमम जाते हैं, है ना। तो आपका लघु कब होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में बेसिकली आता है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसमें थोड़े से डिस्टर्बेंस की वजह से। एक आपका 190 डिग्री होता है और वो एक आपका 180 डिग्री होता है। दोनों सिचुएशन में एक में आपका लघु ज्वार भाटा आता है, दूसरे में आपका दीर्घ ज्वार भाटा आता है। तो अब ऑप्शन में बोल रहा है लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, 1 महीने में 1 बार, 1 सप्ताह में 2 बार। तो आंसर क्या होगा? अर्धचंद्र के समय। अर्धचंद्र का मतलब है कि चंद्रमा जो है आधा छिप जा रहा है। और आपको पता होगा कि चंद्रमा के ऊपर जो शैडो आता है वो किसकी वजह से आता है? अर्थ की वजह से आता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए अब आपको मैप दिखाना होगा, लेकिन हम लोग मैप किसी और क्लास में देख लेंगे अच्छे से डिटेल में। आपको पूछ रहा है सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? झेलम, चिनाब, सतलज और इंद्रावती। तो आप लोग को ऑप्शन में देख लेंगे, इंद्रावती थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर की 3 नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और बेसिकली सिंधु के 7, 8, 10 जो है वो 7, 8 बेसिकली सहायक नदियाँ हैं, पूर्व से कुछ और पश्चिम से कुछ और। इंद्रावती जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन इसका कारण है। यानी कि आपको कह रहा है कि वेदर का जो चेंजेस है वो किस वजह से होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना। अब अर्थ अगर ऐसे झुका हुआ है और आपका सनलाइट तो डायरेक्ट ही पड़ेगा, तो देखिए आपका घूर्णन की वजह से पृथ्वी अपने जो 360 डिग्री घूमती है उस घूर्णन की वजह से अगर सन यहाँ है आपका तो ऊपर साइड में ज़्यादा लाइट नज़र आएगा, और सन इधर है तो नीचे साइड में ज़्यादा लाइट नज़र आएगा। इस वजह से मौसम बहुत परिवर्तित होता है। हर 3 महीने में जो है शिफ्टिंग हो जाता है मौसम का। तो आंसर क्या होगा? पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका हुआ होना, मतलब टिल्ट होना। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है इसी वजह से। अदरवाइज पृथ्वी का जो परिक्रमण है, जो सूर्य के चारों ओर घूमना है, उसके वजह से जो है परिवर्तन होता है। लेकिन सिर्फ मौसम नहीं, उसकी बनावट में परिवर्तन की भी बात कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन दर्रा किन के बीच स्थित है?
तो आपने डंकन दर्रा का मतलब पास होता है, इंग्लिश में इसको पास कहते हैं और कभी कभी पास ही पूछ देता है सीधा सीधा। तो डंकन पास बेसिकली दक्षिण और लिटिल यानी कि लघु अंडमान द्वीप समूह के बीच में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। कौन सा? डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है वापस से जो आपका जनजाति है और जो आपका राज्य है उसके बारे में पूछ रहा है, मिलाने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भील जो जनजाति है वो राजस्थान की है, पहला। नंबर 2 ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट जब बात कर ले हम लोग गोंड की, तो याद रखिएगा गोंड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, तो सेकंड का थर्ड ये भी देखिए नज़र आ रहा है दोनों में। फिर बात कर ले लिम्बुस की, तो लिम्बुस आपको याद रखना पड़ेगा, लिम्बुस आपके सिक्किम में है। कहाँ है? लिम्बुस सिक्किम में है, यानी कि ये 4 नंबर नज़र आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ये रटना है आपको कि लिम्बुस जो है वो कहाँ है? सिक्किम की है। फिर कोनियाक कहाँ होगा? नागालैंड। कोनियाक कहाँ होगा? नागालैंड। तो पहला 2 आपको तो एकदम पहले से पता होना चाहिए कि भील राजस्थान में और गोंड जो है वो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 27, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। यानी आपको पूछ रहा है कि जो बेसाल्ट निर्मित लावा जो शैल बना है, जो पत्थर बना है, वो किस युग में उसका निर्माण हुआ था। ये एकदम डीप ज्योग्राफी से क्वेश्चन जाकर है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? क्रिस्टेशियस युग में। किस युग में? क्रिस्टेशियस युग में जो है वो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए आपने कांडला बंदरगाह सुना होगा, और वो क्या है आपका? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो कांडला जो बंदरगाह है वो आपका क्या है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, जिसको हम लोग EPZ कहते हैं, उसके लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, और भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को जो है वो वैल्यू दिया हुआ। और बात कर ले हम लोग कांडला का, तो कांडला है कहाँ? तो याद रखिएगा कांडला गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे MSP की, तो तभी मैंने बताया था कि MSP टोटल 22 जो है वो ग्रेन्स पे और प्लस 1 जो है वो गन्ना का FRP तय करता है। ठीक है, और जब बात करें गन्ने का जो FRP है वो कौन सा अनुमोदित करता है, मतलब उसका प्राइस के बारे में कौन बताता है? वो बताता है आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री। कौन बताते हैं? आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री तय करते हैं। क्या? गन्ना के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि प्राइस डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वापस से आपको मैचिंग करने बोल रहा है, और देखिए बहुत ध्यान से, आपको यहाँ पर आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो देखिए सबसे पहले तो जीवन की गुणवत्ता आज के डेट में डिपेंड करती है स्वास्थ्य पे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डी का देखिए 3 कहाँ नज़र आ रहा है? 4th नंबर में आ रहा है। अब हम लोग इसे मैच कर लेते हैं। आर्थिक विकास जो है वो संरचनात्मक परिवर्तन दिखाता है, जैसे जैसे आप लोग जो है पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचनात्मक का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना? रोड्स दिखेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आएंगी, ऑफिस नज़र आएगा, इस तरह से। सेकेंड जब बात कर लेते हैं आर्थिक वृद्धि का, तो आर्थिक वृद्धि किससे मेज़र हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद से, जिसको हम लोग GDP कहते हैं, है ना? फिर संपोषित विकास का मतलब हो गया आपका पर्यावरण से। ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता डिपेंड करेगी आपके स्वास्थ्य पे, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, यानी कि आर्थिक विकास जनरली किस में मतलब विजिबल होता है, कैसे हम देख पाते हैं? या आर्थिक विकास के साथ साथ कौन मिला हुआ होता है? युग्मित का मतलब उसके साथ साथ चलता है। याद रखिएगा जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा यानी कि हमारे पास पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, एक ही चीज़ के लिए हम ज़्यादा पैसा देने लायक लगेंगे। जैसे ही हम पैसा ज़्यादा देंगे तो समझिए उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। बात समझ रहे हैं? उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई कहते हैं, और इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्फीति कहते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा आर्थिक विकास जो होता है सामान्यतः किसके साथ होता है? युग्मित का मतलब किसके साथ होता है? तो महंगाई के साथ होता है। जैसे आप देख रहे हैं आज से बहुत मतलब 7-8 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो महंगाई कम नज़र आ रही थी। आज महंगाई ज़्यादा होते हुए भी सब लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सबके पास पैसा है। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई, वैसे ही है। तो आंसर क्या होगा? स्फीति होगा, इन्फ्लेशन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे कि एक ही समय के अंतराल में जो है आपका इनकम भी डबल हो जाए, महंगाई भी डबल हो जाएगी, तो टोटल जो इनकम है वो क्या होगा। ऑप्शन है दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करेंगे। वेरी गुड, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी के टोटल 3 लेयर थे, है ना, जिसमें सबसे पहला क्या है, क्रस्ट है, दूसरा क्या मेंटल है, तीसरा क्या है, कोर है। ऊपर वाले को हम लोग सियाल कहते हैं, SiAl, सिलिकॉन एल्युमिनियम। दूसरा सीमा होता है SiMa, सिलिकॉन मैग्नीशियम। और तीसरा जो होता है वो नीफे होता है, कोर, जिसमें निकेल और फेरस नज़र आता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, निकेल और फेरस, फेरस कहिए या फेरम कहिए, मेरे हिसाब से फेरस होगा। ये आपका कहाँ है, कोर में है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है, उसका जो है रीज़न यही कोर है हमारा अर्थ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। अच्छा, अपर्दन का मतलब होता है भूमि का कटना और साथ साथ बनना, पैरेलल वे में चलता रहता है। तो ये जो भौगोलिक अपर्दन जो चक्र है इसके बारे में बताया था WM डेविस ने। किसने, ऑप्शन नंबर बी क्या है, WM डेविस ने बताया था, जिनका पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में बताया था भौगोलिक अपर्दन चक्र। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप में समांतर स्थित है, द्वीप के समांतर स्थित है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में, कहाँ है, हिंद महासागर में। और ये बेसिकली है कहाँ, ये जावा द्वीप के समांतर में है। कहाँ है, जावा द्वीप के समांतर है सुंडा। जो आपका ट्रेंच है, ट्रेंच का मतलब वही जैसे मारियाना ट्रेंच है ना, गर्त, वैसे ही याद रखिएगा। सुंडा ट्रेंच का जो आपका डेप्थ है वो लगभग 7725 मीटर है, ठीक है। और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समांतर है आपका सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखेंगे वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, ठीक है। चलें, और लगभग पूरे विश्व का 23% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। पूरे विश्व का 23% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। और सेकंड स्थान पे दूध के प्रोडक्शन में कौन है, तो याद रखेंगे अमेरिका है। कौन सा है, अमेरिका सेकंड स्थान है दूध के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो अटल आवासीय विद्यालय योजना जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश किस राज्य में शुरू की गई, तो वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है अटल आवासीय विद्यालय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे, याद रखिएगा यहाँ बौने तारे हैं, है ना, का पता लगाया है, जिसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का जो पता लगाया उसका नाम है जानूस। क्या नाम है, जानूस नाम है, जो पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 9 जनवरी, हर साल मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी यानी 9 जन को 1915 को गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन का बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम को। किनको, राज सुब्रमण्यम को, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। याद रखिएगा ये पासपोर्ट सूचकांक क्वार्टरली निकलता है, एनुअली नहीं निकलता है, हर 3 महीने पे निकलता है। बट फिलहाल बात कर लें 2023 में, तो याद रखिएगा ये पोजीशन है आपका 85th, 85वां स्थान है भारत का। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट बदलने वाला है क्योंकि हर 3 महीने में निकलता है, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, बस एक रफ आइडिया समझ लीजिए 85 के आसपास इंडिया का रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ई सरस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो ई सरस जो मोबाइल ऐप है, क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, दूरसंचार विभाग, रेल मंत्रालय,
केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। आंसर क्या होगा? केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये किसके लिए किया है याद रखिएगा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो महिलाएं हैं उनको उनके उत्पाद की बिक्री में सहूलियत देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ ई सरस ऐप को शुरुआत किया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ओमान चंडी का निधन हुआ है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो याद रखिएगा, जो ओमान चंडी है ये केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलें आगे। और कब से कब तक? तो 2011 से लेकर 2016 तक केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओमान चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब इंडिया ने जीता है। अच्छा, किसको हराकर जीता है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान को हराकर जीता है। अच्छा, जब पुरुष एकल की बात हो रही है तो महिला एकल भी होगी, तो याद रखिएगा महिला एकल का खिताब भी भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। किसको हराकर जीता है? तो साउथ कोरिया को, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है फीमेल एकल में। मेल एकल में भी इंडिया ने जीता है। कौन सा? हॉकी जूनियर एशिया कप। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना के हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन योजना के लिए आपसे पूछ रहा है कितना राशि दिया गया है। ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा होगा 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 65,000 करोड़ और 70,000 करोड़। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 70,000 करोड़ दिया गया है जल जीवन मिशन के लिए 2023-24 में। अच्छा, जब बात करेंगे मनरेगा, आपने सुना होगा मनरेगा जो कि रोजगार प्रदान करता है एटलीस्ट कम से कम 100 दिनों का, तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन क्या क्या है? यमन, बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड। तो याद रखिएगा, बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, 5 मार्च, 28 मई, 11 अप्रैल और 15 अगस्त। अभी कुछ दिनों पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवनिर्मित संसद का उद्घाटन किया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन, ऑप्शन देख लेते हैं, वियना, जिनेवा, मॉड्रिड और लंदन। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका लंदन में है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय। एक बार याद रखेंगे इसको, ना हो तो कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई है, 1949 में। और जब बात करेंगे केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 में बना है, इसका जो हेडक्वार्टर है HQ कहाँ है? वो क्या है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में जो है केंद्रीय शुल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन है आपके पास 19 नवंबर, 19 सितंबर, 5 मई और 7 जून। तो आंसर क्या होगा? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, 19 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सबसे प्रथम बार 1955 में। कब दिया गया? 1955 में। और प्रथम व्यक्ति थे माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, माखनलाल चतुर्वेदी प्रथम व्यक्ति थे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, मतलब बल्ब जो आपका बनता होगा, आप देखते होंगे ऐसा आपके पास एक होता है, और यहाँ पर बल्ब का लाइट होता है जो ऐसे टकराता है और पैरेलल वे में जाता है। मतलब कोशिश किया जाता है कि इसके लाइट को एक जगह फोकस किया जाए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में देख लेते हैं आपको, परावर्तक के फोकस और ध्रुव के बीच में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब, ये आप समझिए, क्योंकि फोकस के आसपास रहेगा तभी वो टकराने के बाद पैरेलल जाएगा। क्या होगा? पैरेलल जाएगा। और हम लोग को फोकस कोशिश करना है कि लाइट जो है वो पैरेलल जा सके, ठीक है, फोकसित हो सके, क्योंकि लाइट फैला रहेगा तो हम लोग को दिखेगा नहीं। तो जो बाइक चलाते होंगे उनको ये आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 के घात के रूप में टेरा का मान क्या है? तो देखिए, आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि कंप्यूटर का जो स्टोरेज का जो मैक्सिमम जो यूनिट है वो अब आता है किसमें? टीबी में आता है, जिसको हम लोग टेराबाइट कहते हैं। अब ये मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ हो रहा है। तो टेराबाइट यानी कि टेरा का जो यूज़ हो रहा है वो 10 के घात में 10⁻12 है। कितना है? 10⁻12 को हम लोग क्या कहते हैं? टेरा कहते हैं। और जब बात करेंगे 10⁻−12 का, इसको भी कहीं लिख लीजिए आप। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 10⁻−12 को हम लोग कहते हैं पीको कहते हैं। क्या कहते हैं? पीकोमीटर का मतलब 10⁻12 होता है। फिर 10⁻−15 आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा। 10⁻−15 को हम लोग फेम्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? फेम्टो कहते हैं, ठीक है। और 10⁻18 आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, इसको हम लोग एक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सा कहते हैं। तो जब बात करेंगे टेरा का, तो आपने टेराबाइट सुना होगा कंप्यूटर स्टोरेज में, तो होता है 10⁻12, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो देखिए, मायोपिया आपको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को, है ना, निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग किससे दूर करते हैं? अवतल से करते हैं। हिंदी में अगर चलें तो निकट 4 लेटर है तो इस तरह अवतल होगा। और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं आपके दूर दृष्टि दोष को। तो दूर दृष्टि दोष है तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं? उत्तल की बात कर लेते हैं। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, अवतल और उत्तल किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, अवतल और उत्तल। तो याद रखिएगा, मायोपिया अवतल दर्पण की अवतल लेंस से और हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस से। बहुत ध्यान से इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है आपका? एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो इसका भार, याद रखिएगा भार का मतलब mg होता है। m तो आपको 2 दे दिया, g का वैल्यू 9.8 होता है। तो 9.8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19.6 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, न्यूटन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को पता है F = ma होता है ना। जो आपके न्यूटन के सेकंड गति के नियम से F = क्या होता है? ma होता है। और यहाँ a क्या है? आपका एक्सेलरेशन है। तो सिमिलरली a के जगह यहाँ g है, वो आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो इसलिए ये जो वैल्यू आएगा 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करके वो किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु पे किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो W = देखिए, एक तो होता है Fs, और जब एंगुलर होता है तो हो जाता है Fs cos थीटा, ठीक है। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बल पे निर्भर करेगा। S का मतलब यहाँ पर विस्थापन है, विस्थापन पे निर्भर करेगा। दोनों के बीच के कोण पे भी निर्भर करेगा, cos थीटा है। ये आ गया आपका वस्तु के प्रारंभिक वेग पे जो है निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि W = Fs जो है उसमें कहीं भी वेग की चर्चा नहीं है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होता है, इसके लिए वे ध्वनि के किस विशेष गुण का उपयोग करते हैं? तो ध्वनि आपको पता है टकराने के बाद लौटता है, इसी का यूज़ करता है। और हम लोग के पास इतना ज़्यादा साउंड है जो थोड़ा बहुत इको कर पाते हैं हम लोग, टकरा कर लौटता है। लेकिन क्योंकि चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, उसके पास एक अल्ट्रासोनिक जो होता है वो साउंड जनरेट होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जो हम जनरली सुन नहीं पाते हैं। तो यही जो अल्ट्रासोनिक वेव है, जो आपका साउंड है, वो टकरा कर लौटता है और उसको चमगादड़ को पता चलता है कि हाँ आगे कुछ है, तो वो मुड़ जाता है। तो आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनिक जो है आपके पास ध्वनि की विशेषता है चमगादड़ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक। अच्छा देखिए, ऊष्मा का जो अच्छा अवशोषक होगा वो अच्छा परावर्तक भी होगा या उत्सर्जक भी होगा। सिंपल समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप अपने घर में क्या मार्बल लगाते हैं तो वो क्या होता है? गर्मी में रिफ्लेक्ट करता है गर्मी को। तो सिमिलरली ठंड में ठंड को भी रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मार्बल पे ठंड के समय में रखेंगे तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। तो जो अच्छा अवशोषक है वो अच्छा उत्सर्जक भी होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपको फिर मैच करने बोल रहा है, और मेरे हिसाब से ये मैच आप लोगों को करना चाहिए। विद्युत धारा किसका होगा? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो विद्युत धारा
फिर ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, विद्युत धारा एम्पियर, ये रहा आपका ए। फिर ताप किस लिए है, तो ताप को केल्विन में है, तो ये आपका बी। ज्योति तीव्रता कैंडेला को कहते हैं, तो ये आपका सी। पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, ये आपका डी। यानी कि 4 का 4 किस में नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है। क्या हम लोगों ने जो मैच किया वो सही है, बी फर्स्ट का थर्ड एम्पियर सही है। ताप का आपका केल्विन होगा, ये भी सही है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, क्लियर कट आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें आगे, ये ऐसा ही मात्रक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाते हैं। तो देखिए आवर्त जो है वो आपको दर्शाएगा प्रधान क्वांटम संख्या का। ठीक है, प्रधान क्वांटम संख्या को दिखाता है जनरली आवर्त सारणी में आवर्त का मान। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत को पहचानना है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है अम्ल वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरणों को पृथ्वी पर तक नहीं पहुंचने देती है, ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। अवरक्त की जगह यहाँ क्या है, पराबैंगनी है। क्या है, पराबैंगनी है। अल्ट्रावायलेट रे है, यूवी रे कहते हैं इसको। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, फ्लोरोसिस यानी अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन देखेंगे, पानी में फ्लोराइड, पानी में कीटनाशक, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा, पानी में फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। पानी में फ्लोराइड की वजह से जो है वो आपका अस्थि रोग होता है। आप क्वेश्चन को भी देखेंगे ध्यान से तो आपको बोल रहा है फ्लोरोसिस, क्या पूछ रहा है, फ्लोरोसिस यानी कि फ्लोराइड। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। देखिए प्लास्टिक 2 तरह का होता है, एक जो मेल्ट होकर बदला जा सके, एक जो मेल्ट होकर नहीं बदला जा सके। जैसे घर में जो स्विच है वो कितना भी हीट होगा वो बदलेगा नहीं, हालांकि वो एक तरह का प्लास्टिक है। तो उसी में आपको पूछ रहा है कि कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन है नियोप्रीन, नायलॉन 6, पीवीसी, बेकेलाइट। आंसर होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग बहुलक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा का मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब होता है, जो अपचायक शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और अन्य पदार्थों द्वारा कम भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है आपका सुक्रोज। कौन सा है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेनोफ्थलीन एक सिंथेटिक संकेतक है। देखिए संकेतक का क्या मतलब होता है, जैसे आपने लिटमस के बारे में सुना होगा, लाल और ब्लू है ना, ब्लू पे अगर एसिड डाल दें तो वो लाल हो जाएगा, लाल पे अगर बेस डाल दें तो ब्लू हो जाएगा। तो ये एक संकेतक है जो कि कुछ बताता है आपको। तो सिमिलरली जो फेनोफ्थलीन बॉल होता है ये भी एक तरह का संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होता है। मतलब फेनोफ्थलीन बॉल को जब अम्लीय में डालेंगे तब क्या होगा, और जब क्षारीय में डालेंगे तब क्या होगा। तो देखिए जब अम्लीय में डालेंगे तो रंगहीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए या डी नंबर नजर आ रहा होगा आपको। और जब क्षारीय विलयन में डालेंगे तो गुलाबी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसको कहीं लिख कर याद कर लीजिए कि फेनोफ्थलीन एक संकेतक है जो एसिड डालने पर रंगहीन हो जाता है, मतलब कलरलेस, और क्षार डालने पर क्या, गुलाबी हो जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई जाती है, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, ये क्या बताता है। तो देखिए चीनी ओरिजिनली में क्रिस्टल होता है, फिर पानी में घुला तो वो अपना बदल दिया रूप, और फिर ठंडा होने के बाद फिर क्रिस्टल हो जाता है। तो ये बताता है कि ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्या है, फिजिकल चेंज है जिसको उल्टा किया जा सकता है। जब आप 8-9 का साइंस पढ़ेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। फिजिकल रिएक्शन वैसा जिसको रिवर्स किया जा सकता हो, जैसे पानी से बर्फ़ जमना, बर्फ़ से पानी भी जमना। और केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे दूध का दही जमना। तो ये जो आपका घटना बता रहा है, ये घटना बता रहा है फिजिकल चेंज का, क्लियर, जिसको हम लोग उल्टा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते क्या कहलाते हैं। तो यौगिक, अधातु और धातु। तो आंसर क्या होगा, अधातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, अधातु। एक उपधातु होता है ना, वो सेमीकंडक्टर होता है, उनको हीट देने के बाद क्या होता है, उनका चेंज हो जाता है, और हीट देने के बाद उनमें इलेक्ट्रिसिटी या
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे वो है क्या, हमारा सिलिकॉन है जो हम लोग सबके मोबाइल में है सिम के फॉर्मेट में, वो आपका क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नोड के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो दो नोड के बीच तने के हिस्से को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। दो के बीच में है तो सीधा सीधा इंटर नोड, ऐसे समझिए। चलें, नेक्स्ट है, जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए मैंने आपको बताया जूट जो है एक गन्ने की तरह होता है, इसको पानी में डाल के सड़ाया जाता है, फिर एक एक करके इसके बीच के धागे को निकाल लिया जाता है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग तना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से। अच्छा, विश्व में जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आप लोग को पता होगा, बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। और भारत में क्या है? तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादक करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। सेकंड, अंडाशय से बीज बनता है और बीजांड से फल बनता है। क्रॉस कर दिया है पहले वाले को ही, ठीक है। थर्ड क्या है, परागन से बीज बनता है और परागकोश से फल बनता है। और फोर्थ है, परागन से फल बनते हैं और परागकोश से बीज बनता है, मतलब चेंज कर दिया। तो पहला ही ऑप्शन देखिए आप, अंडाशय से फल बनता है, बिल्कुल सही है। और बीजांड से बीज बनता है, आप इस दोनों को देख लीजिए। बीजांड का मतलब बीज वाला अंडा से क्या बनेगा? बीज बनेगा। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड में छिद्र किसके कारण होता है? देखिए आपको पता होगा ब्रेड जो होता है उसमें आप क्या करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं। ईस्ट क्या है? ह्यूमस है एक तरह से, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो ब्रेड में जो छिद्र है, जो आपका फ्लफी बनता है, वो किसकी वजह से बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्माण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक आपका टफ होता है, मतलब एक को हम लोग क्या कहते हैं, मृदु कहते हैं, और एक को चिकनी यानी कि खुरदरा कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, ठीक है, और एक को कहते हैं आपका स्मूथ, एस से, एस ई आर और आर ई आर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो आवश्यक प्रोटीन और लिपिड प्रोवाइड करता है कोशिका झिल्ली के निर्माण में। नेक्स्ट है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है? तो देखिए मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ऑप्शन नंबर यही सही है। सुई का आप बार बार एक ही सुई से लगाएंगे वो होगा, HIV संक्रमण से होगा, और असुरक्षित यौन संबंध से होगा। तो मच्छर के काटने से HIV कभी नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, मलेरिया, निमोनिया, हैजा और डिप्थीरिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर है मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। क्या है? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मलेरिया होता कैसे है? तो एक तो अभी आप जान गए प्रोटोजोआ द्वारा, और वो क्या है आपका, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? देखिए कोई भी ऐसा विटामिन नहीं जो हमारे शरीर में उसका निर्माण होता हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको दिख रहा होगा, विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता। बाकी ये तीन क्या है, एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए जब आप बात कर रहे हैं थायरॉक्सिन, थायराइड, तो TSH का आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब किसी को थायराइड चेक कराना पड़ता है तो वो TSH ही चेक कराते हैं, और TSH का फुल फॉर्म मैंने फिर बताया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और यही जो है जिम्मेदार है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है, उत्तेजित करने वाला, वो कौन सा है? TSH है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पेन पेपर के साथ तैयार हो जाइए और देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन मैथ्स का हम हर दिन लेते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, पैर की कुल संख्या 90 है। देखिए आपको पता है कि पैर जो है वो बकरियों का 4 है, गॉट, ठीक है, और जब तोते हैं, पैरट हैं, उनका 2 है। मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको 2 कंसिडर कर लिया, मान लिया कि 2 है। अब देखिए टोटल पैर की संख्या, सर की संख्या 35 है, और सबको अगर 2-2 पैर है तो टोटल 70 पैर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसी तरह से क्लास में समझाता हूँ और बहुत मज़ेदार है। आपको पेन ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओरली बना लेंगे इसको, 2-3 सेकंड में बना लेंगे एग्जाम में। अब देखिए टोटल 70 पैर होना चाहिए, और कह रहा है क्वेश्चन में टोटल 90 पैर है। 20 पैर बढ़ा, किसकी वजह से? आप यहाँ देखेंगे जो 4 पैर था गॉट का, उसको हम लोगों ने 2 कंसिडर किया, यानी कि हर एक गॉट पे, हर एक बकरी पे 2 पैर ज़्यादा होना चाहिए था।
टोटल 20 पैर ज़्यादा है, इसको 2 से अगर डिवाइड कर लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बकरी की संख्या 10 है। फिर से एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा सेकेंड टाइम में, तो आपको समझ में आएगा कि 10 बकरियों की संख्या कैसे आई। तो आपसे पूछ रहा है तोतों की कुल संख्या कितनी होगी, 35 सर हैं जिसमें से 10 बकरियां हैं, तो टोटल आपकी क्या होगी, 25 क्या होंगे, तोते की संख्या होंगे। बहुत अच्छे से आराम से रिपीट करके एक एक स्टेप को सुनकर आप क्लियर कर लीजिएगा क्वेश्चन कैसे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अवरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, चारों ऑप्शन में डेटा लगभग सेम नज़र आ रहा है, तो किसी एक का डेसिमल वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.8, ठीक है। फिर इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे 110, 15 सत्ते 105, 0.7। इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.5 और इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.8 और फिर 200, 208, 0.8। अब आपको दिख रहा होगा 22/25 अवरोही क्रम का मतलब, आरोही नहीं है सॉरी, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में होगा, बड़ा से छोटा पे आना है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा ये है 22/25, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर सी है 22/25, यानी 8.8, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, यही आपका क्या होगा, अवरोही क्रम होगा, मतलब घटते क्रम बड़ा से छोटा चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया गया जो क्रमशः 15, 20 और 25 सेकंड में बजती हैं। यदि वह 9:25 पर एक साथ बजी थी तो फिर एक साथ कब बजेगी। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। 15, 20, 25 का एलसीएम, तो 25 और इसका एलसीएम देखिए तो हमारा आ जाएगा 75, 75, और 75 में इसका 5 निकालना है तो हमारे पास बच जाएगा 4, तो 75 4 जा 300, और 300 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ सेकंड है तो 300 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो आ जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट आ जाएगा। और 9:25 है, इसमें 5 और ऐड कर लीजिए तो 9:30 बजे फिर से तीनों अलार्म एक साथ बजेगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट? इतना ही टाइम लगना है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है, एलसीएम निकालना है, आंसर मारना है, आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह का क्वेश्चन कि जब भी 12 है तो हम लोग इसको 2 सक्सेसिव में तोड़ते हैं, तो 3 × 4 में तोड़ेंगे। सक्सेसिव का मतलब 2 लगातार नंबर में, और प्लस है तो आंसर बड़ा वाला होगा, अब माइनस रहता तो आंसर छोटा वाला रहता। बड़ा का मतलब यहाँ पे 4, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। अदरवाइज इसको अगर डिटेल में समझना है तो इतना इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लीजिए, दोनों ओर स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपका 12 प्लस ये देखिए ये फिर इन्फिनिटी है तो इसको एक्स कंसिडर करेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन सबको उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12 और -x इज इक्वल टू 0। अब इस -x को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 4x और +3x में, ठीक है। और फिर जब इसको ब्रेकआउट करेंगे तो आंसर क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए आई होप सो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सेट में। ऑल ऑफ यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।